नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित। मध्य प्रदेश के 28 और छत्तीसगढ़ की एक सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर आज से नामांकन का दौर शुरू हो चुका है। मध्य प्रदेश में जहां बीजेपी ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है और पार्टी के बड़े नेताओं को चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतार दिया है, वहीं पार्टी के ही गुमान सिंह डामोर जैसे नेता अपने बड़बोलेपन के चलते पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ की मरवाही सीट पर भी होने वाले उपचुनाव के लिए प्रदेश में सियासी गतिविधियां तेज हो गई हैं और आज कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक भी होने वाली है। इन तमाम गतिविधियों पर चर्चा करेंगे, मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव के लिए आज से नामांकन का दौर शुरू हो चुका है। ऐसे में सियासी पार्टियां जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। कांग्रेस की तरफ से जहां पूर्व सीएम कमलनाथ ने चुनाव प्रचार की कमान संभाल रखी है, तो वहीं बीजेपी की तरफ से बड़े नेता चुनावी समर में उतर चुके हैं, धुआंधार प्रचार में जुटे हुए हैं। सीएम शिवराज के साथ साथ पार्टी के सभी बड़े नेता चुनावी रैलियों को संबोधित करने में जुटे हुए हैं। आज शिवराज सिंह चौहान आगर, हाटपिपलिया, सुवासरा, ज्योतिरादित्य सिंधिया अंबाह, मेहगांव, गोहद, वहीं वीडी शर्मा मेहगांव, गोहद, भांडे, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ग्वालियर में दिखाई देंगे। फग्गन सिंह कुलस्ते अनूपपुर में आपको दिखाई देंगे। प्रभात झा जौरा और मुरैना में सभा को संबोधित करेंगे। राकेश सिंह बड़ा मलहरा में सभा को संबोधित करेंगे। वहीं गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा करेरा में एक सभा को संबोधित करेंगे। कमल पटेल आपको सांवेर में दिखाई देंगे। वहीं राजेंद्र शुक्ल अनूपपुर में, बंशीलाल गुर्जर आगर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। हालांकि एक तरफ जहां बीजेपी के सभी बड़े नेता चुनाव प्रचार में दिन रात लगे हुए हैं, वहीं झाबुआ से बीजेपी सांसद गुमान सिंह डामोर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां वो टूटी पुलिया की शिकायत पर ग्रामीणों को फटकारते नजर आ रहे हैं। आपको बोल दिया साहब, किसी ने आज तक नहीं करी कार्रवाई साहब, विधायक जी को 4 बार बोल दिया। हाँ वैसे आप थोड़ा उतरने देख लो साहब, आपसे निवेदन है थोड़ा उतरने देख लो। बन जाएगी क्या? नहीं ज्यादा है ना। अरे 1 मिनट सुनो यार, अभी जब मैं गया तब मुझे दिखाया कि ये पुलिया बनाना, मैं कहा ठीक है। हाँ नहीं साहब, वहाँ पे बांगरोद में मंच पे बोला साहब हमारे सेजावड़ा की ये पुलिया है, पानी घुस पूरा गांव में पानी घुस जाता है। ठीक है, अब इतने समय से हुई नहीं, और एक दिन में अगर 10 आज का नहीं बोले, आपको निवेदन कर रहा 10 बार आप कभी आते नहीं हो, आप पहली बार आए हो, पहली बार आए हो जीतने के बाद। आप फालतू बकवास फालतू बात नहीं है सर। सर आपका बोर्ड दिया हमारे गाँव वालों ने, आपको बोर्ड दिया आपको। अंशुमान कितने साल हो गए कंप्लेन करते करते, 15 साल राज किया, कुछ नहीं हुआ अभी तक। आपको वोट दिया था, आप उतर के देखो। हमारे सेजावदाम कभी नहीं आए आप। हम सब आप हमारे विधायक जी को 4 बार बोल दिया। आपको हमारी रात को महिलाएं सुन लो मेरी बात जी सर, एक तो ऊंची आवाज में बात, महिलाएं कितनी गिरी यहाँ पे सब। अरे निवेदन कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, आपसे जिम्मेदारी का एहसास है। जी। चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है और खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान मोर्चा संभाल चुके हैं। लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए कि गुमान सिंह डामोर जैसे नेताओं का रवैया बीजेपी की सारी मेहनत पर पानी फेर दे। उधर छत्तीसगढ़ में हो रहे एकमात्र सीट पर उपचुनाव को लेकर आज शाम प्रदेश कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक होगी। बैठक में प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया भी शामिल होंगे। टीम न्यूज़ 8। तो उपचुनाव का बिगुल बज चुका है और जैसे जैसे तारीख नजदीक आती जा रही है, बयानबाजी भी तेज हो गई है। भोपाल से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ पर हमला बोला है, पूरे प्रदेश को दलालों का अड्डा बना दिया है, ये मुख्यमंत्री ने कहा है। कमलनाथ पर सीधा हमला शिवराज सिंह चौहान ने बोला है। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश को दलालों का अड्डा बना दिया था। कमलनाथ तक जनता की नहीं दलालों की पहुंच थी। प्रदेश को आपने भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया था। मध्य प्रदेश दलालों का अड्डा था। जनता नहीं पहुंचती थी, दलालों की तुम तक पहुंच थी। बिना लिए दिए कोई काम नहीं होता था। गांव गांव में दलाल घूम रहे थे काम करवाने के, पैसे लाओ पैसे लाओ। कर्जा माफी की बात करके तुमने किसानों को धोखा दिया, कर्जा माफ नहीं किया।
6,000 करोड़ का जो किया उसके भी पैसे पूरे नहीं दिए, मुझे भरने पड़े कुछ। बेरोजगार भत्ता नहीं दिया, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के 1,500 रुपया कम कर दिए, मेरी सारी योजनाएं बंद कर दी भारतीय जनता पार्टी की। संबल योजना बंद कर दी, बेटा बेटियों का फीस भरवाना बंद, लैपटॉप देना बंद, स्मार्टफोन देना बंद, विदेश भेज के जो पढ़ाई करवाते थे वो बंद, बहनों के लड्डू छीन लिए तुमने। जन्म के पहले जन्म के बाद जो पैसा देते थे 16,000 वो बंद, एक्सीडेंट में मौत के 4 लाख बंद, सामान्य मृत्यु के 2 लाख बंद। मैं तो कहूंगा कि जो गद्दारी की गई मध्य प्रदेश, केवल ग्वालियर चंबल के साथ नहीं, मध्य प्रदेश के साथ विकास और प्रगति के मामले में, कुर्सी और तिजोरी, इन दोनों की ही चिंता कमलनाथ जी को रही थी और वो आज प्रचलित है। जब 5 महीने की सरकार में शिवराज सिंह जी ने ग्वालियर को भी, जो कहते थे ना कि पैसा नहीं है पैसा नहीं है, कमलनाथ जी पूरी तिजोरी खोल के ग्वालियर के लिए भी और हर क्षेत्र के लिए, पूरे प्रदेश के लिए योजनाएं दी। तो बीजेपी की ओर से कई बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं। अब उन आरोपों के जवाब भी लेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, गुलरेज शेख जी बीजेपी प्रवक्ता जुड़ गए हैं, अजीत भदौरिया कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा हमारे संवाददाता भोपाल से दीप्ति हमारे साथ जुड़ गई हैं, ग्वालियर से विनोद हमारे साथ और रायपुर से आदित्य नामदेव हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अजीत भदौरिया जी, आप ही से समझने की कोशिश करते हैं। बीजेपी कई गंभीर आरोप लगा रही है, अभी तक तो गद्दारी की बात हो रही थी, अब तो भ्रष्टाचारी की भी बात हो रही है, क्या कहेंगे? बहुत आश्चर्य का विषय है कि वोटों की सरकार को नोटों के दम पे खरीदने वाले लोग आज भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। ये मध्य प्रदेश का आम जनमानस मतदाता मासूम तो और भोला तो हो सकता है, परंतु इतना बेवकूफ नहीं हो सकता जितना शिवराज सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेता समझ रहे हैं। आने वाले समय में गुंजन जी, मध्य प्रदेश का ये मतदाता 28 सीटों पे इन लोगों के लिए सबक सिखाने को तैयार बैठा है। जहां तक बात शिवराज सिंह जी कर रहे हैं, तो मैं आदरणीय शिवराज सिंह जी से एक चीज पूछना चाहता हूं। आप तो बहुत बड़े दिल वाले हैं, आपके समय में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। ये 15 साल हो गए मुख्यमंत्री बने हुए, कम से कम अब तो गंभीर बात कर लीजिए। अब तो मध्य प्रदेश के जनमानस के बारे में बात कर लीजिए। आपने आज वर्तमान में स्थिति मध्य प्रदेश की ये है कि मजदूर की मजदूरी नहीं मिल रही है। जब से शिवराज सिंह जी ने मुख्यमंत्री पद संभाला है, मध्य प्रदेश की मजदूरी नहीं मिल रही है मजदूर को, और आप फर्जी भूमि पूजन करोड़ों रुपए के कर रहे हैं सिर्फ 1,000 रुपए के टॉपअप में। आप क्या समझ रहे हैं इस मध्य प्रदेश के आम जनमानस को, जिसने भोला होके आपके छलावे में आके विश्वास में आपको 15 वर्ष शासन करने को दिया, उसके बावजूद भी आप इसको लगातार छलते चले जा रहे हैं मध्य प्रदेश के आम जनमानस को। और जहां तक बात आप दलालों की कर रहे हैं, तो अगर कांग्रेस सरकार में यदि दलालों की सरकार आप कह रहे हैं, तो उन आधे से ज्यादा दलालों को तो आपने अपने में बिना विधायक के मंत्री बना दिया। तो योगदान तो उनका भी था ना। अगर सरकार अच्छी चली तो भी उनका योगदान था, खराब चली तो भी उनका योगदान था। आधे से ज्यादा लोगों को वो आप ही की सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, और ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद इस बात को कह रहे हैं। पहले तो वो आप ही की सरकार में थे ना, वो तो ये सीधे सीधे कह रहे हैं कमलनाथ का ध्यान सिर्फ कुर्सी तक रहा है और तिजोरी तक रहा है। देखिए, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो बात कह रहे हैं, वो बात आज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के बारे में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कहते थे। तो आज उन वरिष्ठ नेताओं का क्या हुआ? आज देखिए, एक चीज स्पष्ट कर दूं गुंजन जी आपके माध्यम से आम जनमानस को, कमलनाथ जी ने 2 चीजों पे आम जनमानस के लिए बहुत तीव्रता से काम किया। एक शुद्ध के युद्ध के लिए, एक भूमाफियाओं पे कार्रवाई के लिए। तो भूमाफियाओं के जो साथी थे, सहयोगी थे, उनको सबसे ज्यादा कष्ट हुआ, तो उन्होंने ही ये सरकार गिराने की दिशा में षड्यंत्र किए गए उनके द्वारा। और आज वही लोग खड़े होकर कह रहे हैं भूमाफिया। अरे भाई, आप स्वयं उनके संरक्षक थे, इसलिए आज ये चीजें हुई हैं। जिन अधिकारियों को अल्प समय में कमलनाथ जी ने हटाया गलत काम करने पे, उनको आपने फिर पदस्थ करवा दिया। ग्वालियर में विनोद शर्मा जी आपको वस्तु स्थिति स्पष्ट कर देंगे उस संदर्भ। तो ये सब चीजें रही हैं। कष्ट सिर्फ इनको इतना है कि कमलनाथ जी ने इनके गलत कामों पे नकेल कसना प्रारंभ कर दी थी,
उनको ना कहना प्रारंभ कर दिया था और कमलनाथ जी सिर्फ और सिर्फ आम जनमानस के भले के लिए काम कर रहे थे। ठीक है, अजीत भदौरिया जी, गुलरेज शेख जी क्या कहेंगे? कई बड़े आरोप आपने कांग्रेस पार्टी के ऊपर लगा दिए हैं, पिछली कांग्रेस सरकार पर लगा दिए हैं। नहीं तो हमने कोई अपवाद थोड़ी ना किया है। आप ये देखिए, उमंग सिंगार तो इन्हीं के वन मंत्री थे ना, उन्होंने तो इससे भी गंभीर आरोप इनके वरिष्ठतम नेतृत्व पे लगाए थे मध्य प्रदेश के। तो जब वो कैबिनेट के मंत्री थे, जब आपकी सरकार थी, तब आपने उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की? कार्रवाई इसीलिए नहीं की क्योंकि वह सच बोल रहे थे। उन्होंने तो शराब माफिया, रेत माफिया, तमाम किस्म के माफियाओं की बात कर ली थी। और हम सब जानते हैं मैम कि 40-45 अधिकारियों के, डीएसपी लेवल के अधिकारियों के एक दिन में ट्रांसफर होते थे और दूसरे दिन वापस से रीट्रांसफर होके उसी जगह पे आ जाते थे। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि एक दिन में आपने ट्रांसफर किया, शाम को आपने पैसा ले लिया, दूसरे दिन वापस नोटशीट निकल गई। तो आप ये समझिए कि हम भी मूर्ख नहीं है, सब समझते हैं और हमसे ज्यादा चतुर जो है वो मध्य प्रदेश की जनता है। और वास्तव बात बताइए आप कि क्या काम किया था? इनके जो 15 महीने थे उससे कई गुना बेहतर तो हमारे ये 7 महीने रहे। मैं तो 15 साल की अभी बात ही नहीं कर रहा। यदि 15 साल की बात करने लग जाऊं तो उससे ये गिना नहीं पाएंगे। और अभी देखिए, आपको सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उपचुनाव आ रहे 28 सीटों पर। मैं आपको बता रहा हूं कि जिस प्रकार से इनकी सरकार बनी 2018 में, उसके बाद 2019 में लोकसभा का 29 सीटों पर चुनाव हुआ, 28 सीट हमने जीती क्योंकि जनता ने देख लिया था कि एक झूठी सरकार ने कुछ ही महीनों में अपना रियल फेस दिखा दिया था। तो आप मान के चले, उस समय हमने 29 में से 28 जीती थी, अब 28 के 28 सीटें जीत रहे और कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आराम से रिजल्ट आएगा। ठीक है, ये जनता को तय करना है गुलरेज शेख जी कि आखिर जनता अपना जनादेश किसको देती है। दीप्ति हमारे साथ लगातार बनी हुई है। दीप्ति, अगर देखें तो अभी तक गद्दारी की, ठीक है गुलरेज शेख जी, मैं आऊंगी आपके पास, ठीक है मैं आऊंगी आपके पास। दीप्ति, अगर देखें तो अभी तक गद्दारी की बात कही जा रही थी, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, गद्दार वर्सेस गद्दार की ये लड़ाई यहाँ पर नजर आ रही थी। लेकिन अब भ्रष्टाचार का भी आरोप यहाँ पर लगा दिया है। सीधे सीधे कमलनाथ कह रहे हैं कि जनता की नहीं, कमलनाथ तक दलालों की पहुंच थी। क्या मायने इसके निकाले? देखिए गुंजन, इससे पहले भी आरोप लगातार बीजेपी लगा चुकी है। लेकिन हाँ, अगर हम भ्रष्टाचार की बात करें तो जब कमलनाथ सरकार थी उस समय भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के यही आरोप थे कि वल्लभ भवन जो है, जो सेक्रेटरीट है मध्य प्रदेश का, वो दलालों का अड्डा बनकर रह गया है। वहाँ केवल दलालों की चलती है, केवल दलालों की अप्रोच है, आम नागरिक वहाँ तक जा नहीं सकता है या फिर दूसरे लोग वहाँ तक पहुँच नहीं रख सकते हैं। केवल और केवल दलालों के हिसाब से सरकार चलती है। ये आरोप उन्होंने पहले भी लगाए थे, भ्रष्टाचार के आरोप भी पहले लगाए थे और इसके साथ साथ जो है ट्रांसफ़र पोस्टिंग का जो तबादला उद्योग था उसके भी आरोप लगाए थे। लेकिन हाँ, अब जब से चुनाव शुरू हुआ है तब से ये पहली बार इस आरोप को वापस दोहराया गया है। और दूसरी बड़ी बात ये गुंजन की, जिस तरीके से अब चुनाव बिल्कुल पास आ चुके हैं, आज 9 तारीख है और अगली 3 तारीख को वोटिंग है, बीजेपी बहुत एग्रेसिव दिखाई दे रही है। अभी तक कांग्रेस सिर्फ सोशल मीडिया पर एग्रेसिव दिखाई दे रही थी और कांग्रेस अभी भी सोशल मीडिया पर ही एग्रेसिव है। और कांग्रेस की तरफ से अगर कोई सिर्फ सभाएं हो रही हैं या कुछ हो रही है तो सिर्फ एक चेहरा है कमलनाथ का, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, जो इस वक्त मैदान में डटे हुए हैं, वही सभी जगह सभा कर रहे हैं और सारे आरोप प्रत्यारोप सोशल मीडिया पर चल रहे हैं। लेकिन बीजेपी के सभी नेता अब एग्रेसिव मोड में आ चुके हैं। कल जिस तरीके से सीधे तौर पर आरोप लगाया ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, कल शायद पहली बार ऐसा था कि उन्होंने गद्दार के मसले पर इतना खुलकर बोला और वो आरोप सीधे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर लगाया कि गद्दारी उन्होंने करी, ग्वालियर के साथ करी, मध्य प्रदेश की जनता के साथ करी। तो कुल मिला के आरोप प्रत्यारोप और तीखे होते जा रहे हैं और ये लगातार होंगे क्योंकि जिस मोड पे अब इलेक्शन आ चुका है, दोनों ही दल एक दूसरे को घेरने की कोशिश में रहेंगे, बल्कि एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप निजी हमले में भी कई बार तब्दील हो जाते हैं, पार्टीगत हमले में तो होते हैं। लेकिन ये जो चुनाव है गुंजन, ये मध्य प्रदेश का बड़ा ही अनोखा किस्म का चुनाव है, क्योंकि इसमें जो प्रत्याशी पहले कांग्रेस में थे वही अब सब बीजेपी में है। पहले क्या कह के वोट ले रहे थे, अब क्या कह रहे हैं जनता के बीच में। तो इस तरह के हालात पहली बार मध्य प्रदेश में बने हैं। तो इन हालातों में ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि किसके खाते में कितनी सीट जाती है। लगातार हम ये तो बता रहे हैं कि बीजेपी बहुमत के पास है, लेकिन कांग्रेस अपना विपक्ष कितना बड़ा कर पाती है या फिर कोई बहुत बड़ा मैजिक कांग्रेस कर पाएगी कि वापस सरकार बना ले। तो सारे इक्वेशंस हैं, सारी चीज़ें हैं और इन सब के बीच में अभी तो आरोप प्रत्यारोप की शुरुआत हुई है।
आने वाले 20-22 दिनों में आरोप प्रत्यारोप और तेजी से बढ़ेंगे और भी हमले निजी होते जाएंगे, व्यक्तिगत हमले होते जाएंगे। और जिस तरीके से चल रहा है गुंजन, इसमें जो खास मुद्दे हैं वो बिल्कुल कहीं नहीं दिख रहे हैं। सबसे बड़ी बात यही है। ठीक है विनोद, आपसे समझने की कोशिश करते हैं। बयानबाजी इतनी तेज हो गई है और जैसे जैसे उपचुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है बयानबाजी और तेज होती जा रही है, तो कहीं ऐसा नहीं लग रहा है इन बयानबाजी के चक्कर में असल जो मुद्दे हैं वो कहीं पीछे छूट गए हैं? देखिए गुंजन, एक बात यहाँ पर ज़रूर कहना चाहूँगा कि जिस तरह से दोनों ही सियासी दलों में बयानों को लेकर टकराव की स्थिति खड़ी हो रही है, वो एक स्वच्छ लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं मानी जा सकती। जहाँ तक आरोप प्रत्यारोपों की बात है तो जितने भी पत्रकार या मीडिया है जो उस पर पूरी नज़र रखे हुए, उन्हें बहुत ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत पड़ती है। हम पिछले 15, 16, 17 साल से लगातार ये देख रहे हैं, भूमाफिया हो या अवैध उत्खनन का मामला हो। ये अगर हम पहले की बात करें तो जिस समय दिग्विजय सिंह की सरकार थी तो ये सारे मामले इतने ज़्यादा नहीं थे और ना ही अवैध उत्खनन की बहुत ज़्यादा शिकायतें आया करती थीं। लेकिन निष्पक्ष रूप से यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि बीजेपी की जब से सरकार बनी मध्य प्रदेश में, उसके बाद लगातार अवैध उत्खनन के मामले बढ़े और ये अवैध उत्खनन की जो जितना भी सिस्टम बना, रेत का आना जाना ले जाना, क्योंकि आज से 15-16 साल पहले बमुश्किल 3 या 4 हज़ार रुपये की एक रेत की ट्रॉली आया करती थी। आज वही 15-20 हज़ार के लगभग हो गई है, ऐसा बताते हैं लोग। जो ट्रक आता था वो ट्रक जाके 30-35 हज़ार का हो गया, जो कभी 8 या 10 हज़ार का आया करता था। तो ये पूरा जो सिस्टम है ये पिछले 15 साल में खड़ा हुआ और वो भी ग्वालियर चंबल में सबसे ज़्यादा देखने को मिला। अब कांग्रेस पर अगर इस तरह के आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के नेता, तो ये पूरा सिस्टम अवैध उत्खनन का वहाँ का डेवलप किया हुआ है, जिसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेता भी इन्वॉल्व हो गए। सिस्टम खत्म नहीं हुआ, बल्कि जैसे ही सत्ता बदलती है दूसरे नेताओं के लोग उस पर बैठ जाते हैं, वो सिस्टम चलता रहता है। जहाँ तक भूमाफिया की बात है तो मैं आपको बता दूं, ये भूमाफिया का मुद्दा बीजेपी का उठाया हुआ था और जिस समय ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में यहाँ कांग्रेस की सरकार के समय एक बैठक हुई थी गुंजन, मैं एक बात कहना चाहूँगा ज़रूर, उसके बीजेपी के नेता भी ध्यान से सुन लें। उस समय बीजेपी के सांसद और पूर्व मंत्रियों ने कलेक्ट्रेट का घेराव करके ये नारा दिया था कि सबसे बड़ा माफिया ज्योतिरादित्य सिंधिया। आज वो सारे लोग पलट गए हैं। प्रभात झा के पास दस्तावेज हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के भूमाफिया होने के, अवैध जो जमीन थी उसको कब्जाने के दस्तावेज लेकर। शेख जी से भी आपकी बात का जवाब लेंगे, लेकिन आदित्य भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आदित्य, मध्य प्रदेश में जो जुबानी जंग छिड़ गई है, वहां तो 28 सीटें हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में तो एकमात्र सीट है, वहां पर भी अच्छी खासी बयानबाजी देखने को मिली है पिछले दिनों। देखिए गुंजन जी, यहाँ पर पूरा खेल जाति प्रमाण पत्र को लेकर है। ये बड़ा सवाल है कि जोगी परिवार से कोई लड़ पाएगा या नहीं लड़ पाएगा। देखिए मध्य प्रदेश की 28 सीट पर ये एक सीट भारी इसलिए है क्योंकि ये जोगी परिवार के अस्तित्व की आखिरी लड़ाई है। जिस प्रकार से सरकार भिड़ गई है, मुझे नहीं लगता कि जोगी परिवार से कोई भी शख्स जो इस बार चुनाव लड़ पाएगा। जाति प्रमाण को लेकर जो लगातार कशमकश चल रही है, 12 तारीख तक का समय दिया है अभी मुंगेली कलेक्टर ने ऋचा जोगी को कि वो अपने डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करे, लेकिन मेरे पास जो जानकारी है वो बिल्कुल तय है कि जोगी परिवार से न तो अमित जोगी न ही ऋचा जोगी दोनों चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। क्योंकि देखिए पहले भी मैंने देखा 1986 से अजीत जोगी जो छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे, उनकी जाति का मामला मध्य प्रदेश से शुरू हुआ था जब वो कलेक्टर थे वहां पर। उसके बाद जब उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया था, तब से लेकर अभी तक अजीत जोगी या तो कोर्ट से स्टे लेकर आए हैं या कहीं ना कहीं कोर्ट ने उनको रिलीफ दिया है, लेकिन अभी भी जाति का पेंच फंसा हुआ है कि आखिर अजीत जोगी किस जाति के थे। देखिए मानने वालों का ये कहना है कि पहले वो शेड्यूल कास्ट से एससी थे, उसके बाद उन्होंने क्रिश्चियन धर्म अपनाया और उसके बाद चूंकि मरवाही से चुनाव लड़ना था इसलिए उन्होंने आदिवासी सर्टिफिकेट बनाया। ये आरोप उनके ऊपर लगते आए हैं। अब चूंकि मरवाही सीट पूरी तरह से एसटी के लिए आरक्षित है, मतलब अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, ऐसे समय में अमित जोगी वहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन अमित जोगी चूंकि अजीत जोगी के ही बेटे हैं, इसलिए जब अजीत जोगी के डॉक्यूमेंट को सरकार पहले से ही कांग्रेस फर्जी बताती तो अमित जोगी का जो डॉक्यूमेंट है वो वैसे भी वो फर्जी मान के चल रही है। और ऋचा जोगी ने अचानक जो 2 दिन में जो डॉक्यूमेंट बनाया है उसके ऊपर भी आरोप है कि ऋचा जोगी भी आदिवासी नहीं है। चूंकि अमित जोगी नहीं लड़ पाएंगे इसलिए जानबूझकर ऋचा जोगी को सामने लाया जा रहा है। तो जोगी परिवार ही इस उपचुनाव में कहीं ना कहीं केंद्रित रहा है, क्योंकि मरवाही शुरू से ही 2001 से लगातार अजीत जोगी के परिवार की सीट रही है। सरकार ने 12 तारीख तक का समय दिया जिला प्रशासन ने ऋचा जोगी को, लेकिन हमारे पास पुख्ता जानकारी यही कि अगर रिलीफ मिलेगा भी तो हाईकोर्ट जाना पड़ेगा। सरकार किसी भी हालत में रिलीफ देने के पक्ष में नजर नहीं आ रही। सरकार का यही कहना है वो आदिवासी सीट है, केवल आदिवासी ही चुनाव लड़ सकता है और जोगी का परिवार आदिवासी नहीं है,
ये साफ कह रहा है। हालांकि यही कांग्रेस है जिनसे वो मुख्यमंत्री बने थे, यही कांग्रेस के नेता हैं, यही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं जिन्होंने आदिवासी एक्सप्रेस चलाई थी अजीत जोगी को मुख्यमंत्री बनाने की। लेकिन बात वही अलग है, जब आप उस दल में रहते हैं तो समीकरण दूसरे होते हैं, अब वो उस दल में नहीं है तो समीकरण दूसरे हैं। तो पूरी जो जंग है वो मरवाही की जाति चुनाव, राजनीतिक पार्टियों को नजर नहीं आता है, ना तो जनता के बारे में सोचते हैं और सिर्फ अपनी राजनीति करने से राजनेताओं को मतलब होता है। ठीक है आदित्य, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लगातार हमारे साथ मेहमान भी बने हुए हैं। मध्य प्रदेश के 28 सीटों पर उपचुनाव होना है, लगातार हम इसी पर बात कर रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो इतना ज्यादा बढ़ गया है कि असल मुद्दे कहीं पीछे रहते हुए नजर आते हैं। गुलरेज शेख जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। गुलरेज शेख जी, इससे पहले भी आप कई आरोप कांग्रेस के ऊपर लगा चुके हैं, दलाली का आरोप तो अब खुद मुख्यमंत्री लगा रहे हैं। तो अगर ऐसा आपको लगता है, इससे पहले भी आप कह चुके हैं, क्या सिर्फ ये चुनावी मुद्दे आपको नजर नहीं आते? अगर वाकई में ऐसा है तो आप जांच क्यों नहीं करवा लेते हैं? नहीं, किसने कहा जांच नहीं करवा लेते हैं? बिल्कुल जांच होगी। अभी थोड़ा सा इसमें डिले इसलिए हुआ है क्योंकि सबसे पहला लक्ष्य था मध्य प्रदेश को कोरोना से बचाना। और मैं बार बार कहा हूं, और एक बार कोई भी आदमी बार बार सेम वर्ड का उपयोग नहीं कर सकता अगर गलत बोले तो। फैक्ट तो यह है, जब कमलनाथ जी की सरकार थी तब जो एनुअल मेंटेनेंस होता है हॉस्पिटल्स का वह तक नहीं था, ऑक्सीजन की पाइपलाइंस का जो एनुअल मेंटेनेंस होता है वह नहीं था, वेंटिलेटर्स का एनुअल मेंटेनेंस नहीं था, आईसीयू इक्विपमेंट का नहीं था, पीपीई किट वगैरह की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। तो आज भी है, लेकिन उपचुनाव है तो आज आपको कांग्रेस पार्टी या फिर कमलनाथ की सरकार दलाल नजर आ रही है? कोरोना का कहर तो अभी तो बना हुआ है ना सर प्रदेश में, कि ये बात तो हर कोई जानता है। मैं क्या कह रहा हूं आपको, तो आते से सबसे पहला हमने ध्यान केंद्रित किया कोरोना से लड़ने पर, किसानों को संबल देने पर, किसानों की फसलें खरीदने पर, उनका बीमा कराने पर। लेकिन डेफिनेटली जांच होगी और आप देखेंगे कि बहुत सारे बागड़ बिल्ले जो हैं वो पिंजरे में दिखेंगे आपको। ठीक है, अजीत भदौरिया जी कुछ कहना चाह रहे हैं, कहिए सर। संबल की बात कर रहे हैं, अपने आप को बहुत ईमानदार सिद्ध करना चाह रहे हैं। 15 वर्ष के कार्यकाल को ये बिल्कुल गांधी जी का कार्यकाल सिद्ध करना चाह रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के मेरे मित्रों, कल ही सबसे बड़ी खबर थी, 4 जिलों में सौभाग्य योजना के अंतर्गत 29 करोड़ रुपए डकार गए। आपके अधिकारी शिवराज सिंह जी के राज्य में, आपके मंत्री जी वहीं के ऊर्जा मंत्री थे राजेंद्र शुक्ला जी, उनके संरक्षण में 29 करोड़ केवल 4 जिलों में सौभाग्य योजना। ये दुर्गत थी शिवराज सिंह जी के राज्य में। तो इतने इस लेवल का भ्रष्टाचार था, कोई मैं नहीं कह रहा, ऑन डॉक्यूमेंट्स प्रूफ है। अभी आदरणीय विनोद शर्मा जी ने वस्तु स्थिति बता दी। रेत की कीमत जिस ट्रॉली की 1700 थी, आज 25,000 रुपए में ट्रॉली बिक रही है। वो आप पहले सुनिए, आप इतने बड़े धर्मात्मा ईमानदार बनने की शिवराज सिंह जी बातें कर रहे हैं, एक्सपोज हो गए। जिस तरीके से विधायकों को भर के विमान में बेंगलोर ले गए और बाहर से कुंडी लगा के उनको बंद रखा 7 दिन तक, सबको मालूम है आने वाले समय में आम जनमानस तैयार बैठा है 28 सीटों पर सबक सिखाने के लिए। क्योंकि मध्य प्रदेश के इतिहास में, जैसे दीप्ति जी ने कहा कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि होंगे ना सर। ठीक है, गुलरेज शेख जी जवाब दे दीजिए बात का। देखिए, जहाँ तक रेत की कीमत की बात कर रहे हैं, तो इतने वर्षों में 15 से 17 सालों में जो इन्फ्लेशन होता है यह साइक्लिक। सुन लीजिए सर, थोड़ा सुन लीजिए। अरे सर सुन लीजिए, गुंजन, मैं इनके समय क्या बैठा था, सुन लीजिए, मैं इनके समय इनको बोलने दे रहा था कर्टसी के साथ। देखिए गुंजन, इकोनॉमिक साइकिल जो होती है उसमें जो साइक्लिक होता है उसमें इन्फ्लेशन तो होता है, और साइक्लिक इन्फ्लेशन नेचुरल भी होता है। यदि साइक्लिक इन्फ्लेशन नहीं होगा तो इकोनॉमी के भट्टे बैठ जाते हैं। लेकिन वो साइक्लिक इन्फ्लेशन को आप देखिए, जब उस समय बजट था वो 20,000 करोड़ का था तो हम उसको 2 लाख करोड़ तक भी लाए। अब आपको उसके रेशो में निकालेंगे तो आपको दिखेगा कि इन्फ्लेशन छोटा था, स्टेट जीडीपी बड़ी थी जो 9 लाख करोड़ तक पहुंची। तो हर चीज को आपको अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से देखना होगा। अब जहां तक ये फिजूल की बातें कर रहे हैं, ये क्या है पता है कि इनका नेतृत्व जो है उसकी मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा, लेकिन उक्ति बोल रहा हूं आपको। गोबर पे आप देशी घी भी लगा दो तो खाने के लायक नहीं रहता, तो मध्य प्रदेश की जनता इनको एक्सेप्ट नहीं कर सकती। ऑन रिकॉर्ड्स, ऑन डॉक्यूमेंट्स बात कर रहा हूँ, कोई हवाई बात नहीं कर रहा मेरे भाई। अरे गोबर पे घी मत डालो सर, कोई नहीं खाएगा।
बात कर रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ। कोई आपका नेतृत्व जो है वो सब जानते हैं, उसकी हैसियत क्या है, काम कितना करता है, कितना भ्रष्टाचारी है, दलाली का अड्डा दीप्ति जी बता देंगी। दीप्ति जी खड़ी है, दीप्ति जी सौभाग्य योजना में लगातार हमारे साथ बनी हुई है। दीप्ति, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है और थमने वाला भी नहीं है, क्योंकि 3 नवंबर को उपचुनाव है। अभी तो शुरुआत हुई है, आगे आगे बहुत सारी चीजें देखना बाकी है। लेकिन क्या आपको नजर आता है इस बयानबाजी से कि क्या सिर्फ बयानबाजी ही रह गई है, या फिर मुद्दों पर चुनाव लड़ने की कोशिश की जा रही है, या जनता के बारे में बात हो रही है? ऐसा तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, या फिर सत्ता पर काबिज होने की ही एक होड़ लग गई है? बिल्कुल गुंजन, ये जो आपने आखिरी बात कही है कि सत्ता पे काबिज होने की होड़ लग गई है, वही इस वक्त सही दिखाई दे रहा है। क्योंकि जिस तरीके से एक सरकार गिरी है, दूसरी सरकार बनी है, जिस तरीके से सामूहिक इस्तीफे हुए हैं और जिस तरीके से सामूहिक तौर पर दूसरी पार्टी को ज्वाइन करके उसके प्रत्याशी के तौर पर वापस मैदान में आए हैं, तो कुल मिला के जितनी कहानियाँ हैं इसकी पृष्ठभूमि ही ये थी कि सत्ता पे काबिज होना है। भले ही तमाम सारे आरोप हों कि भ्रष्टाचार था, वल्लभ भवन दलाली का अड्डा था, सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी वापस सत्ता पे काबिज होना चाहती थी, इसीलिए इतनी सारी कहानियां निकल कर आई। और कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया जो अब ये अपने समर्थकों के साथ जिन्होंने कांग्रेस छोड़ी है वो बीजेपी में है, लेकिन बात यही है कि दोनों ही, अगर हम देखें तो दोनों ही दल अपनी बातों पर, अपने आरोपों पर ठीक नहीं है। आरोप जरूर एक दूसरे पर लग रहे हैं। बीजेपी एक तरफ साफ सुथरी और विकास की बात करती है, लेकिन जिस तरीके से सत्ता में बदलाव हुआ, कांग्रेस उस पर आरोप लगा रही है। कांग्रेस अपने 15 महीने के विकास को गिना रही है, लेकिन उन 15 महीनों में जिस तरीके से कामकाज हुआ उसको लेकर भी लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। तो दोनों ही दल कहीं भी बहुत मजबूत नहीं है, इसीलिए बात सिर्फ आरोप प्रत्यारोपों पर है, बात मुद्दों पर नहीं है, बात केवल गद्दारी जैसे शब्दों पे है, बात केवल खुददारी जैसे शब्दों पर है, और बात केवल नालायक और यही है दीप्ति कि असल मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ा जा रहा है, सिर्फ बयानबाजी हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का, गुलरेज शेख जी आपका भी, दीप्ति, विनोद आपका भी, अजीत भदौरिया जी आपका भी। और इसी बीच बड़ी खबर भी मिल रही है, उसका रुख कर लेते हैं। बिहार चुनाव में लालू यादव की एंट्री हो सकती है। चारा घोटाले में जमानत याचिका पर बड़ा फैसला। चारा घोटाले में लालू यादव को जमानत दी गई है। लालू को चाईबासा ट्रेजरी केस में बड़ी राहत दी गई है। अभी नहीं होंगे रिहा। दुमका ट्रेजरी केस की सुनवाई होना अभी बाकी है, इसलिए रिहाई अभी नहीं होगी। लेकिन बिहार चुनाव में लालू यादव की एंट्री हो सकती है। चारा घोटाले में जमानत याचिका पर यह बड़ा फैसला सामने आया है। चारा घोटाले में लालू यादव को जमानत दी गई है। लालू को चाईबासा ट्रेजरी केस में बड़ी राहत मिली है। दुमका ट्रेजरी केस की सुनवाई अभी बाकी है, इसीलिए अभी लालू यादव रिहा नहीं होंगे। तो आरजेडी के लिए अच्छी खबर है, बिहार चुनाव में लालू यादव की एंट्री हो सकती है। चलिए रुकेंगे यहां पर छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ।